मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का 7वां वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो जो हमने अब छठे वीडियो में जो टॉपिक लिया था उस टॉपिक से नेक्स्ट वाला टॉपिक लेंगे। छठे वीडियो में हमारा जो टॉपिक था उस पे अंतिम टॉपिक था हमारा कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा। उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दिए थे, जिसमें पहला पॉइंट ये बता रहा कि कार्य एवं ऊष्मा दोनों तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा ये बताया कार्य एवं ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तीसरा बताया कार्य एवं ऊष्मा परिवेश पर होने वाले प्रभाव के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। चौथा उसमें मैंने बताया कार्य एवं ऊष्मा दोनों भी बीजीय राशियां होती हैं। बीजीय राशियों से तात्पर्य ये हुआ कि कार्य एवं ऊष्मा दोनों के जो मान होते हैं वो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। और उसमें मैंने जो फिफ्थ जो टॉपिक था वो ये बताया कि कार्य एवं ऊष्मा दोनों अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, इसलिए पथ फलन कहलाते हैं, अवस्था फलन नहीं कहलाते। इसी कारण कार्य एवं ऊष्मा दोनों को ही ऊष्मा गति की राशि नहीं माना जाता है। उसके बाद में जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कार्य की अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इससे आगे हमारा कार्य की अवधारणा। कार्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ वर्क। देखिए, कार्य की अवधारणा वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि सामान्यतः जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है। जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है। उसकी ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को हम कार्य के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होने से ऊर्जा परिवर्तित होगी और ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसे हम कार्य के रूप में याद करते हैं। यदि इस दौरान तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, यदि इस दौरान तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो हम ये कहेंगे कि तंत्र ने अपने परिवेश पर कार्य किया है। और यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो हम ये कहेंगे कि परिवेश ने तंत्र पर कार्य किया है। बशर्ते ये है कि इस परिवर्तन के दौरान तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय न हो। यदि ऊष्मा का विनिमय होता है तो फिर ऊष्मा एक्सचेंज हो जाएगी और न तो तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी और न ही तंत्र की ऊर्जा घटेगी। जब तंत्र की ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फिर हम कार्य की गणना नहीं कर सकते। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक लिखते हैं वो लिखते हैं, जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तब तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जब तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता। इसमें नेक्स्ट रोल में तंत्र की ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, तंत्र की ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कार्य के रूप में
व्यक्त किया जाता है, कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम ये लिखेंगे कि यदि तंत्र अपने परिवेश पर कार्य करता है, अपने परिवेश पर कार्य करता है, अपने परिवेश पर कार्य करता है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है तथा परिवेश की ऊर्जा बढ़ जाती है, परिवेश की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि तंत्र पर परिवेश कार्य करता है, तंत्र पर परिवेश कार्य करता है, तब तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है और परिवेश की ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाती है। बशर्ते इस परिवर्तन के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान तंत्र एवं परिवेश, तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ हो, ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ हो, क्योंकि यदि ऊष्मा का विनिमय हो जाता है तो फिर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वहां पर कार्य भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कार्य भी संपन्न नहीं होगा। तो आप लोगों को कार्य का उदाहरण भी 4 टॉपिक याद रखने हैं। उसके बाद में अपन ये मानते हैं कि सामान्यतः जो कार्य होता है किसी बाह्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, कार्य जो होता है वो सामान्यतः किसी बाह्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात यूं कहें कि जो कार्य है वो बाह्य बल के विरुद्ध संपन्न किया जाता है, कार्य बाह्य बल के विरुद्ध संपन्न किया जाता है। अब बाह्य बल के विरुद्ध कार्य संपन्न किया जाता है तो देखो बाह्य बल जो होता है कई प्रकार का होता है, जैसे यांत्रिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य यांत्रिक कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत कार्य, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय कार्य, और दाब के विरुद्ध किया गया कार्य प्रसार कार्य। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार के बाह्य बल बनते हैं, 4 प्रकार के ही फिर कार्य बन जाते हैं। ये चारों प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सामान्यतः 2 गुणांकों के बराबर होते हैं। 2 गुणांक सामान्यतः अपन लेते हैं कि एक तो होता है तीव्रता गुणांक और एक होता है सामान्यतः धारिता गुणांक। धारिता गुणांक एक होता है तीव्रता गुणांक और दूसरा होता है
धारिता गुणांक। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि तीव्रता गुणांक क्या है। तो तीव्रता गुणांक के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध, जिस भी बाह्य बल के विरुद्ध कार्य संपन्न किया जाता है, उस बाह्य बल की माप, उस बाह्य बल की माप तीव्रता गुणांक कहलाती है। जैसे प्रसार जो कार्य है दाब के विरुद्ध किया जाता है, प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है, तो जो दाब है वो प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक हुआ। दोबारा सुनिए, तीव्रता गुणांक वह गुणांक होता है, यानी इसकी अपन डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य संपन्न किया जाता है, उस बाह्य बल की माप तीव्रता गुणांक या इंटेंसिटी फैक्टर कहलाती है। प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है, इसलिए प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास धारिता गुणांक। धारिता गुणांक के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध तंत्र की अवस्था में होने वाला परिवर्तन, तंत्र की अवस्था में होने वाला परिवर्तन, तो परिवर्तन की जो माप है वो धारिता गुणांक कहलाती है। जैसे दाब जब लगाया जाता है तो तंत्र के आयतन में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन की जो माप है वो धारिता गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन को इन टॉपिकों को डेफिनेशन वाइज लिखना है। देखते हैं अपन यहाँ पर पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सामान्यतः कार्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः कार्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात बाह्य बल के विरुद्ध कार्य संपन्न किया जाता है। अब देखो बाह्य बल कई प्रकार के होते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के अनुसार कार्य भी एक प्रकार का हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में अपन लिखें, जैसे यांत्रिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यांत्रिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क। दूसरा लिख सकते हैं अपन वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क। बल के विरुद्ध
किया गया कार्य कार्य। चौथा अपन लिख सकते हैं दाब के विरुद्ध किया गया कार्य। दाब के विरुद्ध किया गया कार्य प्रसार कार्य या दाब आयतन कार्य। इस प्रकार से हमारे पास ये चार कार्य बनते हैं। यानी अपन ने लिखा है इसमें कि सामान्य जो कार्य होता है बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है कार्य, अर्थात बाह्य बल के विरुद्ध कार्य संपन्न किया जाता है। अब बाह्य बल जितने प्रकार के होते हैं उतने ही प्रकार के यहाँ पर कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। सामान्यतः अपने पास यहाँ पर जो बाह्य बल है वो चार प्रकार के होते हैं। अपन ने पहला ले लिया यांत्रिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य यांत्रिक कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत कार्य, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्व कार्य, दाब के विरुद्ध किया गया कार्य प्रसार कार्य या दाब आयतन कार्य। नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं इसमें इनमें से प्रत्येक प्रकार का कार्य दो गुणांकों के बराबर होता है। दो गुणांकों के बराबर होता है, जिसमें फर्स्ट गुणांक हम लेते हैं तीव्रता गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटेंसिटी फैक्टर। और दूसरा है हमारे पास धारिता गुणांक। धारिता गुणांक को बोलेंगे हम कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर। अब यहाँ पर अपन इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एक एक की। जैसे हम फर्स्ट डेफिनेशन लिखे तीव्रता गुणांक, तो उसके लिए मैं इसे आप कर देता हूँ, आप लोग नोट करते हैं ना भाई। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कठिन बातें नहीं है कि जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। इसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले तीव्रता गुणांक इंटेंसिटी फैक्टर। इसकी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं वह बाह्य बल जिसके विरुद्ध वह बाह्य बल जिसके विरुद्ध कार्य संपन्न होता है, वह बाह्य बल जिसके विरुद्ध कार्य संपन्न होता है, उस
बल की, उस बाह्य बल की माप तीव्रता गुणांक कहलाती है, तीव्रता गुणांक कहलाती है। जैसे दाब के विरुद्ध प्रसार कार्य संपन्न होता है तो प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब कहलाता है। प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब कहलाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो धारिता गुणांक है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। धारिता गुणांक जब किसी तंत्र पर बाह्य बल लगाया जाता है तो तंत्र में होने वाला परिवर्तन, तंत्र में होने वाले परिवर्तन की माप, तंत्र में होने वाले परिवर्तन की माप धारिता गुणांक कैपेसिटी फैक्टर कहलाती धारिता गुणांक कहलाती है। जैसे दाब लगाने पर तंत्र के आयतन में, दाब लगाने पर तंत्र के आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तंत्र के आयतन में परिवर्तन हो जाता है तो आयतन में परिवर्तन की माप, आयतन में परिवर्तन की माप प्रसार कार्य का धारिता गुणांक कहलाता है। प्रसार कार्य का धारिता गुणांक कहलाती। इस प्रकार से आप लोगों के ये दो प्रकार के जो तीव्रता गुणांक हैं वो समाप्त होते हैं। अब इनके अलावा भी हमारे पास और भी तीव्रता गुणांक हैं और कार्य हैं, उनको अपन यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से देख सकते हैं। तो अब अपन इसके लिए आगे सारणी का निर्माण करेंगे। सारणी में अपन यहाँ पर अन्य जो कार्य
कार्य हैं उनको भी दर्शा सकते हैं। हम यहाँ पर एक काम बनाएंगे, जैसे पहला देखिए अपन क्रम संख्या का कॉलम बना देते हैं, एक बना देते हैं कार्य के प्रकार का, एक यहाँ पर लिख देते हैं अपन तीव्रता गुणांक, एक लिख देते हैं हम धारिता गुणांक। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रसार कार्य। प्रसार कार्य का तीव्रता जो गुणांक होता है वो होता है दाब, और धारिता गुणांक होता है आयतन में परिवर्तन। दूसरा है हमारे पास यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य का जो तीव्रता गुणांक होता है वो होता है बल। पर बल लगाने पर किसमें परिवर्तन होगा? बल यदि हम लगाते हैं तो परिवर्तन होगा इसमें, गुरुत्व बल लगाएंगे तो ऊंचाई में परिवर्तन, और चलो पहले हम गुरुत्व बल लेते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, याद आया तो बताएंगे हमको। गुरुत्व कार्य, गुरुत्व कार्य में यहाँ पर लिखेंगे हम गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा ऊंचाई में परिवर्तन। उसके बाद में थर्ड प्रकार का कार्य है वो है हमारे पास वैद्युत कार्य। वैद्युत कार्य में हम सामान्य तीव्रता गुणांक के रूप में लेते हैं विभवांतर, और धारिता गुणांक के रूप में लेते हैं कूलॉम। और चौथा प्रकार का जो कार्य है वो है यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य में हम तीव्रता गुणांक के रूप में लेते हैं बल, और बल लगाने पर सामान्यतः किसमें परिवर्तन होता है? आयतन में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, कूलॉम में परिवर्तन। यहाँ पर लेते हैं अपन बल लगाने पर से हम देख के बताएंगे, से हम यहाँ पर लिखते छोड़ते हैं। दूरी में परिवर्तन, हम लगाते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है? दूरी में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे
4 विभाज्य कार्य हैं, जो कार्य हैं वो संपन्न होते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रसार कार्य, क्योंकि प्रसार कार्य आप लोगों के सिलेबस में है और इसको आप लोगों को पूर्ण रूप से पढ़ना है। तो प्रसार कार्य के लिए अपन को यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन भी निकालनी है और उसके अनुसार आप लोगों को जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सरल करने पड़ते हैं, जिसमें हम लेते हैं यहाँ पर देखो प्रसार कार्य। यह टॉपिक है प्रसार कार्य, यानी प्रसार कार्य की गणना करनी है। तो प्रसार कार्य की गणना करने के लिए हमें सामान्यतः यहाँ पर एक काल्पनिक गैस सिलेंडर होगा, घर्षणहीन भारहीन पिस्टन युक्त लगा हुआ एक गैस सिलेंडर मान लें। इसमें हम सामान्यतः भर देते हैं गैस, जो कि किसका कार्य करती है, तंत्र का कार्य करती है। और यहाँ पर जो गैस का जो दाब है वो है P। ये दाब ऊपर क्यों लगेगा, तो जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर सरकेगा, ऊपर की ओर सरकेगा तो दूरी रहेगी हमारे पास dl। तो इसको संतुलित करने के लिए हम पिस्टन का वेरिएबल लगाएंगे F, और पिस्टन का अंतस्थ काट क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यहाँ पर मानते हैं हम A। ये हमारे पास एक गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जो प्रसार कार्य होता है वो सामान्यतः दाब के विरुद्ध संपन्न किया जाता है। पहला पॉइंट पर ये लिखेंगे, प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध संपन्न होता है, दाब के विरुद्ध संपन्न होता है। और हम ये भी जानते हैं द्रव एवं ठोसों पर, द्रव एवं ठोसों पर दाब का प्रभाव नगण्य रहता है, नगण्य रहता है। अतः प्रसार कार्य केवल, प्रसार कार्य केवल गैसों में ही ज्ञात किया जा सकता है, नेक्स्ट देंगे अपन प्रसार कार्य को दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। प्रसार कार्य को दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। ये सामान्य बातें आप लोगों को याद रखनी है प्रसार कार्य से संबंधित। प्रसार कार्य सामान्य दाब के विरुद्ध संपन्न होता है, द्रव एवं ठोसों पर दाब का प्रभाव रहता है, प्रसार कार्य केवल गैसों में ज्ञात किया जा सकता है, प्रसार कार्य को दाब
कार्य भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैसें होती है वो हल्की होती हैं, और जो हल्के जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर यदि हम दाब लगाते हैं तो उनके आयतन में आसानी से परिवर्तन हो जाता है। यानी थोड़ा सा भी यदि हम दाब लगाते हैं तो उनके आयतन में मापनीय योग्य परिवर्तन हो जाता है। जब वो मापनीय योग्य परिवर्तन हो जाता है तो उसके आधार पर अपन लगाए गए दाब को कार्य के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आगे जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक में कैलकुलेशन है, गणना है, इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।